गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जोशी और आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने एज एन इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्ड को समझा था कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या कंडीशन होती है जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद कुछ जिक्र किया था टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो आज के लेक्चर में हम एक एक करके प्रत्येक बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो यह बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल तथा नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल रूप में लें तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो मेटल होती है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करती है और उसके बाद आयंस का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है मेटल, उस पर प्लस चार्ज या वो कैटायन का रूप प्राप्त कर लेता है, या फिर जो नॉन मेटल होती है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज उस पर आ जाता है या फिर एनायन का रूप ले लेती है, और उनके बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और वो आपस में एक प्रकार से बॉन्ड के द्वारा उस अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम ये जब न्यूट्रल कंडीशन में, यानी न्यूट्रल एटम है, सोडियम का एटम है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 8 और 1। ये सोडियम, क्योंकि मैंने पहले के लेक्चर में भी जिक्र किया था कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, तो यहां पर ये मेटल अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कब करेगी, जब ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद यह इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, यानी कि Na+, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है कितना, 2 बार। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल चुका है, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो सोडियम जो एटम है उसने सोडियम आयन का फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके कर लिया है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉन मेटल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, 2 8 और 7। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है 7, यह क्या करेंगे, यह भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा, और यह क्या कर लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन जो इसने दिया था, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक Cl- तो इस प्रकार से आपने देखा
सोडियम से सोडियम आयन का फॉर्मेशन जो एक कैटायन है, और क्लोरीन से क्लोराइड आयन जो कि एक एनायन है, इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे क्या होता है, ये दोनों आयन यानी कि कैटायन और ये जो एनायन है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन बल काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और एक प्रकार से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम ध्यान रखना, इसको हम बॉन्ड के थ्रू नहीं दिखाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे इस प्रकार का बॉन्ड नहीं होता। हाँ, इतना आप ऐसा दिखा सकते हो, अट्रैक्शन इस प्रकार से दिखा सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होगा इसका, ये सीधा बनेगा NaCl, क्योंकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं ये बिल्कुल अपने आप में क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और इस प्रकार से एक क्या बन गया आपका, यहां पे ध्यान रखना, यह दोनों गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे, और ये फॉर्मेशन होगा यह सॉलिड के रूप में होगा। तो आपने एक चीज यहां पे नोट की कि जब कैटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं, तो उनके बीच में एक बंध कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो यहां पे इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ आयनिक बॉन्ड का। आपको मैं यहीं पर बताना चाहूंगा कि जो ये आयनिक बॉन्ड होता है, यह एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, यानी कि इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। जबकि आप अगर आगे बढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी संरचना होती है, लेकिन आपको आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये चीजें हमने देखी है, यहां पर आप देख रहे हैं कहीं इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है। इसको हम एनर्जी के टर्म्स में बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो अभी हमने ये रिएक्शन लिखा है, इसको हम एक स्टेप वाइज लिखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में हम आई के नाम से भी जान सकते हैं, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं the amount of energy required to remove an electron, या फिर ऐसे बोल सकते हैं to remove a loosely bonded electron, to remove a loosely bonded electron is known as, या फिर इस डेफिनेशन को और अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं कि the amount of energy required to remove an electron from a gaseous isolated atom is known as ionization energy। ध्यान रखना, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के और बिल्कुल स्टेप वाइज मैं कहना चाह रहा हूं कि अर्थात किसी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के निकलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आप लेक्चर को पॉज करके देख सकते हैं, मैं यहां पे लिखने की कोशिश नहीं करूंगा तो आप समझे। यहां पे मैं बता रहा हूं, अगर ये सोडियम का एटम है और मैंने क्या कहा, सोडियम का एटम है सपोज, वो किस कंडीशन में, गैसियस।
इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो इससे क्या बना, इसको निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, उसे हम क्या नाम देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। किससे, इससे। क्या, गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से क्या बन गया, गैसियस कैटायन बना, इसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन आप एक दो बार पॉज करके समझ सकते हैं, और इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एनर्जी, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड टर्म में आते हैं। ध्यान रखना, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेकेंड टर्म आता है एनर्जी के टर्म में, हम सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सा माइनर सा डिफरेंस है, वैसे एक ही चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर क्या होता है, सिंपल से भाषा में समझिए, अगर कोई गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है और वह किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। सपोज शेल है इन ए गैसियस फॉर्म, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या बना, गैसियस एनायन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बनने में कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यह पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकती है। वैसे तो अमूमन निगेटिव होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि निगेटिव, यह पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम MgCl2 के फॉर्मेशन की बात करें, तो वही होगा, पहले क्या होगा, Mg2+ का फॉर्मेशन होगा और फिर 2Cl- का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। पहले हम नॉर्मल Mg जो गैसियस न्यूट्रल एटम है, इससे क्या बनेगा, पहले Mg+ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, ठीक है ना बेटा। इसे हम कहेंगे, जो एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको पता है यहां पर तो कोई बात नहीं, यहां पे हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में आएगी। फिर जो आपका Mg+ आयन है जो यहां बना, क्योंकि हमें प्राप्त क्या करना है, दो कैटायन, लेकिन इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फिर यहां पे हमें फिर से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और तब क्या बनेगा आपका Mg2+, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहां पर आप देख रहे हो, दोनों जगह एनर्जी दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो तो क्या है, प्लस में है।
ऑन द अदर हैंड अगर हम Cl की बात करें तो गैसियस क्लोरीन जो गैसियस एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसने क्या बना दिया Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एग्जाम्पल है और मैंने कहा है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। इस कंडीशन में क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एनर्जी क्या हुई रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई रिलीज हुई निकली, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फिर हम क्योंकि हमने 2Cl माइनस बनाना है तो Cl माइनस फिर प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश है। अब देखिए यहां पर देखो ये तो पहले ही निगेटिवली चार्ज है और फिर इससे इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा। जब अपने आप में ये निगेटिवली चार्ज है और इधर फिर से इसको इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इतनी आसानी से नहीं करेगा, एक्सेप्ट एकदम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे रिपल्सन होने जा रहा है और रिपल्सन इसको जबरदस्ती इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अपने आप नहीं जाएगा, इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसा काम करना पड़ेगा, जैसे क्या कहा हुआ था आयनाइजेशन एनर्जी में, तो इसको अगर बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तो इस प्रकार से बनेंगे तो Cl के 2Cl माइनस एक दूसरा Cl माइनस बनेगा, ठीक है। लेकिन कहने के तात्पर्य यहाँ है यहाँ पे 2Cl माइनस तो बनेंगे क्योंकि Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ की जो एनर्जी होगी एक किसमें आएगी, क्लियर। तो इस प्रकार से आपने समझा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की और फिर क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसको भी समझाने की कोशिश की। इसके बाद एक टर्म जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। टर्म है इसकी अभी डेफिनेशन कहूंगा और फिर समझने की कोशिश बॉर्न हैबर साइकिल में करेंगे। तो जो लैटिस एनर्जी होती है वह क्या होती है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गैसियस, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई गैसियस कैटायन किसी गैसियस एनायन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में कंबाइन करता है और बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, यहां पे बन गया आयनिक बॉन्ड बना, और इसके निकलने में जो एनर्जी होती है वो तो आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर एक मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, सॉरी उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसका हम स्टोकाइमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। तो आपको सिंपल से भाषा में मैं कहूंगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस एनर्जी, क्लियर। ये तो नॉर्मल जो आपके आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी के टर्म्स थे इनको हमने समझने की कोशिश की है। जो ये लैटिस एनर्जी है इसको हम बॉर्न हैबर साइकिल के रूप में भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर NaCl की स्ट्रक्चर की बात करें तो Na आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं और इधर से Cl के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम इस रूप से 1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस प्रकार से इसकी टोटल स्ट्रक्चर हो सकती है। दूसरा एग्जांपल अगर हम MgCl को लें तो इसके इलेक्ट्रॉन टोटल स्ट्रक्चर जैसा आपके माइंड में आ रहा होगा, Mg इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 2
इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम इस प्रकार से शो करते हैं। और Cl के कितने हैं? 2। एक प्रत्येक Cl के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से इसकी हम इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। अब आगे आती है बात कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है, थोड़ा हम इसका भी एक प्रकार से थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली ये क्या होते हैं? सॉलिड। फिजिकल स्टेट सॉलिड। अगर इसके मेल्टिंग और पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है या हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हाई। अब आपके पास 11th स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के गलनांक तथा क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उच्च होते हैं। तो आप जनरल भाषा में लिख सकते हैं क्योंकि जो आयंस होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल टाइटली हेल्ड होते हैं। और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पिघलना अथवा गर्म होने में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन का अलग होना जरूरी होता है, आयंस का अलग होना जरूरी होता है। और ज्यादा अलग होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होता है। तो इसी कारण से, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर हाई। ओके। इसके बाद अगर हम इसके मोल्टन स्टेट की बात करें और एक्वस स्टेट की बात करें तो इस कंडीशन में तो ये क्या होता है? अगर नॉर्मल हम इसके बात करें, ठीक है, तो ये इसको हम सिंपल से भाषा कह सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास क्या है? नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, या विशेषकर इलेक्ट्रिसिटी के हम क्या कहेंगे? इसको कंडक्टर कहेंगे। अब बात आती है एक्वस स्टेट में क्यों कंडक्टर होते हैं, तो थोड़ा सा जब बात आ रही है, क्योंकि एक्वस स्टेट यानी कि पानी के साथ, और आपको मैं बता दूं पानी की अपनी एक डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? आपने सुना होगा, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड आपस में कैटायन एनायंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ रहे हैं, पानी क्या करता है? उनको जोड़ने की जो क्षमता होती है उसको लगभग 70 to 80 टाइम्स 70 से 80 गुना कम कर लेता है। और जब जुड़ेंगे नहीं तो फिर अपने आप में वहां हीट, तो क्योंकि ठीक है ना, वहां पर जब जुड़ेंगे नहीं तो आयंस एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और कंडक्टिविटी के लिए आयंस का फ्री होना बहुत जरूरी होता है। भाई करंट कब आता है? जब आयंस इधर उधर भागते हैं। अगर आयंस एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट इधर उधर नहीं भागेगा। तो यहां पर इसका क्या रोल होता है?
उन आयंस को पकड़ने से रोकता है, यानी कि आयंस फ्री हो जाते हैं तो कंडक्टर एज एन कंडक्टर ये क्या काम करते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये एज एन कंडक्टर काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। क्या ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसके बाद इसकी एक अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आइसोमेरिज्म, तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आइसोमेरिज्म तो होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन एक टर्म आता है आइसोमॉर्फिज्म। सिंपल भाषा अगर कहें तो यह प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। वो कैसे? अगर हम सिंपल सी NaCl के एक मॉलिक्यूल की बात करें, NaCl के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होगा NaCl की अगर बात करें। लेकिन जब यह अपने एक टुकड़े के रूप में होता है, या इसको अगर हम रॉक सॉल्ट के रूप में, इसका जो क्या है कोर है रॉक सॉल्ट, उसकी बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर शेप के रूप में पाया जाएगा। क्लियर? किस में पाया जाएगा? एक रॉक जो साल्ट है इसका तो शेप नहीं है, लेकिन अगर सपोज Na है तो NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपको 12th के चैप्टर नंबर 1 जो सॉलिड स्टेट है उसमें बेहतर ढंग से हम बता सकते हैं। जब उसका लेक्चर आएगा तो उसको बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं। लेकिन जो ये NaCl का अकेला जो एक मॉलिक्यूल, इसका शेप तो नहीं है, लेकिन जब यह इस प्रकार से जुड़ा होता है, कैसे? एक Cl के द्वारा 2 Cl से 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl, और प्रत्येक Cl आपस में फिर से Na इस प्रकार से 6 सोडियम के साथ आपस में जुड़ेगा, और इस प्रकार से एक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसका आपको शेप प्रतीत हो सकता है, उसका शेप तो हो सकता है लेकिन एक सिंगल मॉलिक्यूल का शेप नहीं होता है। तो इस प्रकार की इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देने वाले हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म कभी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते। इसके बाद हम इसी चैप्टर में जो लैटिस एनर्जी की मैंने बात करी थी उसको थोड़ा सा बॉर्न हैबर साइकिल के टर्म्स में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लैटिस एनर्जी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं कि जो 1 मोल आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सीधे कहते हैं लैटिस एनर्जी। लेकिन इतना याद रखना, अगर न्यूमेरिकली आपको पूछा जाए कि लैटिस एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डायरेक्टली लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको हम इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसको समझने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा किसका? बॉर्न हैबर साइकिल। आपकी बुक में यह साइकिल आपको देखने को तो मिलेगी, आपको पता भी होगा इस साइकिल में क्या होता है, लेकिन इसके अगर यूज देखने की बात करें तो कहां यूज होती है? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम यहां पे एक जिक्र करना चाहेगा, कुछ चीजें, कुछ एनर्जी के टर्म्स मेंशन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने आयोनाइजेशन एनर्जी को तो समझा। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको हमने बताई थी कि जब गैसियस कैटायन से गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे जो गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो एनर्जी की मात्रा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और लैटिस एनर्जी को हमने समझा था कि जब 1 मोल जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो एनर्जी, उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको तो कहते हैं लैटिस एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन
के टर्म्स में बात करें, किसके टर्म्स में, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF के टर्म्स में बात करें, तो वहां पर उससे अलग है। कैसे अलग है, यानी कि अगर वहां पर देखो, अगर यहां पर कोई एटम है, ध्यान रखना यहां पे मैं गैसियस की बात नहीं करने वाला हूं, यहां पे इसकी प्योर रूप में जो जैसा ये पाया जाता है, आपको पता है कि सोडियम एक सॉलिड रूप में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में तो पाया नहीं जाता है। और आपको इतना भी पता होगा कि सोडियम मेटल काफी सॉफ्ट होती है, नाइफ से इसको कट कर सकते हैं, होती तो मेटल है, मेटल की वजह से प्रॉपर्टी होती है वो कठोर होती है, लेकिन उसके जो अपवाद है ये सोडियम, एक दो मेटल्स और हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो ये सोडियम है ये जनरली अपनी किस फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। और दूसरा जो एनायन है, सपोज हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म, ठीक है। और गैसियस में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। और इससे अगर NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान रखना लैटिस एनर्जी में यहां पर क्या हुआ था, गैसियस कैटायन, गैसियन एनायन, 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी, उसको हमने क्या कहा था, लैटिस एनर्जी। ध्यान देना, ये चीजें ध्यान रखना, यहां पर मैं गैसियस फॉर्म नहीं ले रहा हूं, यहां पर जो ये नेचुरल रूप में पाया जाता है, अपने सॉलिड रूप में पाया जाता है, तो इसको हम सॉलिड लेंगे। ये अपने किस रूप में पाई जाती है, गैसेस, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और ध्यान रखना इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्योंकि तभी तो Cl होगा, और फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, NaCl। तो इसके बनने में जो जितनी हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा HF के नाम से जाना जाता है। ये चीज समझ में आ गया। यहां पे लैटिस एनर्जी की बात नहीं हुई अभी, लैटिस एनर्जी की बात हम अब करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी के लिए सबसे पहले हमको क्या कहना चाहिए, गैसियस एटम चाहिए, गैसियस कैटायन चाहिए, यहां पर गैसियस आयन चाहिए, फिर इस हिसाब से होता है। तो इसको हम बॉन्ड हैबर साइकिल के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको यानी कि सॉलिड को हमको Na गैसियस रूप में प्राप्त करना है। सॉलिड से गैस छोटी क्लास की चीज है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, यह वह प्रक्रिया जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट, मतलब पहले लिक्विड में आता है वैसे फिर गैस में जाता है, लेकिन यहां पे देख रहे हो आप सॉलिड से सीधे कहां पहुंच रहा है, गैस। और यह प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी हमने दी, क्या बनाया। अब ये जो सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में, इसको सोडियम के कैटायन में प्राप्त करने के लिए आपको पता है कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है, when an energy required to remove an electron from a gaseous isolated atom is known as ionization energy। यानी कि इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, Na+। किसके रूप में, जब हमने क्या दिया होगा इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले सिंपल सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, गैसियस से आपका क्या बन गया, कैटायन बन गया। क्लियर। अब आती है बात इसमें, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में पहले है तो ये स्टेप होगा नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पे ये Cl2 है, यानी कि एक Cl और एक Cl आपस में दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहां पर हम इसको एनर्जी देने के लिए, क्योंकि एक Cl है, 1/2 Cl2 यानी 1 Cl, ठीक है, और उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी क्योंकि हाफ है तो डिवाइड बाय 2, तो यहां से ये बन गया आपका Cl। क्लियर। अब इससे हम क्या बना रहे हैं, क्लोरीन का गैसियस एनायन। और गैसियस एनायन के लिए आपको पता है कि इसके बनने में जो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये प्रक्रिया हो गई, यहां Na+ बना, यहां NaCl बना। अब हम
अगर गैसियस कैटायन गैसियस एनायन से आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ता है और 1 मोल यहां पे भी 1 मोल बना था, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल बना था, हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां से क्या 1 मोल NaCl बना, लेकिन इसके बनने में फिर एनर्जी रिलीज हुई होगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लैटिस एनर्जी के नाम से। क्लियर? ये रिएक्शन हुई डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में 1 मोल NaCl बना, हीट यहां से भी रिलीज हुई, जिसे हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF के नाम से जाना गया। इससे पहले जो एनर्जी के स्टेप हुए, गैसियस कैटायन बना, गैसियस एनायन बना, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, बना 1 मोल ही, लेकिन क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लैटिस एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन लैटिस एनर्जी को आप डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, इनडायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ये सब चीज पता चल चुकी है तो हम लैटिस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक्स मिक्स में एक जो रूल नियम है वो हेस लॉ, और उसने क्या कहा था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और हम प्रोडक्ट रिएक्शन एक तो सिंगल स्टेप में हो रही है, एक मल्टीपल स्टेप में हो रही है, और प्रोडक्ट एक ही हो रहा है, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, और जो एनर्जी रिलीज हुई किसके टर्म में, हीट ऑफ फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, डेल्टा HF के रूप में, यहां से भी रिएक्शन हुई, लेकिन एनर्जी क्या है, डिफरेंट टर्म में है। तो इस एनर्जी का जो ये एनर्जी है और इसके रूप में जो एनर्जी हमने यूज की है, ये एनर्जी इसके टोटल के योग के बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसको, अगर मैं यहां पर पूर्ण सा मिटा लूं तो मैं कह सकता हूं जो यहां पे है कि डेल्टा HF इक्वल सबसे पहले SE D, क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी D, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस आपका लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लैटिस एनर्जी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारे को प्राप्त हो रहा है इस बॉर्न हैबर साइकिल से। तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज पता है, सपोज हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है और ये चीजें हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं, है ना, इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इतनी चीजों का, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आप हमारे पास पूछा जाएगा, जिसमें ये चीजें तो पूछी जाएगी। और तो इस प्रकार से यहां ये आप यहां पे ये टॉपिक पूरा हो जाता है। हमने आज आयनिक बॉन्ड के बारे में समझा, उससे जो रिलेटेड जो आयनाइजेशन एनर्जी हुई, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई, उनकी डेफिनेशन समझी, विद एग्जांपल समझा, हमने प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड समझा, ठीक है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछे जाते हैं, भले लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर इससे बाद हम कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड कहने वाले हैं। एक चीज थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपको मैं कई बार बोल रहा हूं, पहले मैंने कुछ और बोला कि कोई भी जो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल अपने स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है, इसने भी यही किया और फिर Na+ बना, ठीक है, या फिर Cl ने भी यही किया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बना और ये स्टेबिलिटी प्राप्त की। लेकिन और फिर मैं वही बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी जब प्राप्त कर लिए तो फिर इसने आयनिक बॉन्ड कैसे बनाया, ये भी तो क्वेश्चन मन में आना चाहिए। यानी कि पहले तो ये, क्योंकि 100% जो न्यूट्रल एटम है उससे स्टेबल होता है उसका कैटायन, या फिर न्यूट्रल एटम है उससे स्टेबल इसका कैटायन, क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पहले चैप्टर में मैंने यही बताया था। और फिर ये आपस में कैसे कर रहे हैं, ताकि ये NaCl को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं समझना होगा, ये समझना होगा केवल कि ये अपने आप में किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो गैसियस फॉर्म को में होने के कारण यह अपने को और स्टेबल करना चाहते हैं, समझ में? तो और स्टेबल करने के लिए इन्होंने क्या किया, आपस में इनमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। अगर आपके पास इसी से रिलेटेड, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड कुछ प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डेफिनेशन नहीं देगा वो, वहां पे तो मल्टीपल चॉइस होता है। अगर आपके पास पूछा गया कि इनमें से यहां पे विच है मोस्ट आयनिक कैरेक्टर, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के जो बनने की प्रक्रिया है उसको स्ट्रॉन्ग से उसके कोवलेंट कैरेक्टर तक आप पहुंचाए। सपोज एक मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज है NaF NaCl, ये बॉन्ड है, या फिर NaBr या NaR, और इनमें पूछा गया, इनमें आपको चार में से पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करता है, कौन सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करता है, तो इसके लिए दो कंडीशन होनी जरूरी होनी चाहिए। क्या कि मेटेलिक कैरेक्टर ये भी हाई होना चाहिए, हाई मेटेलिक कैरेक्टर, और जो नॉन मेटेलिक बॉन्ड है इनमें जो है उनका भी क्या होना चाहिए, हाई। तभी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां अगर हम इनकी बात करें तो यहां देख रहे हैं आप मेटल प्रत्येक जगह सोडियम, डिसाइड कौन करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हम इनको क्योंकि हैलोजेंस है इनको इसी क्रम में लिखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक एस्टेटिन में होता है वो आपका रेडियो एक्टिव है तो उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक यानी कि अगर हम यहां से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। तो मैंने कहा है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मेटेलिक कैरेक्टर भी हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नॉन मेटेलिक भी। तो यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वहां। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये तो मेटल्स है ही, हमने केवल कंपैरिजन इनका किया है, इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सी है, ये है। तो इनका जो ऑर्डर होगा यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर जो शो करेगा वो ये करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस प्रकार से अगर हम इसको इस दूसरे हिसाब से देखें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, जैसे LiCl या फिर NaCl या फिर KCl या फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम RbCl या फिर CH3। अब देखो यहां पर क्या है, जो नॉन मेटल है वो तो सब जगह क्लोराइड है, ये तो डिसाइड करेगी नहीं, करेगी कौन, जो मेटल है। और मेटल को हम लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है लिथियम सोडियम, एल्कली मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। और जो ये मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इनमें से क्योंकि मैंने कहा है कि मेटल को भी अच्छा कैरेक्टर में होना चाहिए, नॉन मेटल को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटल्स, तो ये अपने आप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होती है, ध्यान रखना, हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आप सीजियम की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस प्रकार से आप आज हमने ये सब कुछ जाना। इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो अगले लेक्चर में हम उसका जिक्र भी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं, तब तक के लिए अगले लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।